हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एक्टिविटी 3.12 को समझने वाले हैं। देखिए, इस एक्टिविटी में हमसे क्या बोला गया है। इस एक्टिविटी को जब हम परफॉर्म करेंगे तो हम मेटल्स की एक और केमिकल प्रॉपर्टी का पता लगाएंगे। यानी ये कि जब मेटल किसी और मेटल साल्ट के सोल्यूशन से रिएक्ट करता है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे एक्टिविटी में हमसे बोला गया है कि हमें एक दो मेटल्स लेने हैं, एक कॉपर और एक आयरन। कॉपर की वायर लेनी है हमें और आयरन की नेल लेनी है। अब जो कॉपर है उसको हमें आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है और ये जो आयरन है उसको हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। अब जो भी होगा, यानी जब हम टेस्ट ट्यूब में ये चीज़ें करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो उसको हमें 20 मिनट्स तक उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। आगे देखते हैं। जब हम ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है और एक में नहीं करता है। तो हमसे पूछा गया है कि किस टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन है वो होता है, और ये भी हमसे पूछा गया है कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि उस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुआ है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटीज़ 3.9, 3.10 एंड 3.11। ये जो एक्टिविटीज़ हैं 3.9 और 3.10 और ये यही बता रही हैं कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक, एक में हमने देखा था कि जब हम मेटल को एयर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरे में था कि जब हम मेटल को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, और तीसरा था एक्टिविटी 3.11 में कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस। जो केमिकल रिएक्शन जिस भी टेस्ट ट्यूब में होगा उसका हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है और जो भी टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हमें बताना है। इस एक्टिविटी से हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, पहले हम ये समझ लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि जब हमने कॉपर और आयरन का रिएक्शन कराया तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक, तो ये देखिए, मेटल ए प्लस में साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी। जब भी हम किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल के साल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं, यानी दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए। यानी जो मेटल ए होता है वो इसके साल्ट सोल्यूशन में से बी को रिप्लेस कर देता है और ये बन जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस में मेटल बी। ठीक, इसको आप इस एग्जांपल से समझिए। जैसे कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है और ये आयरन है। ये एक मेटल है और ये एक साल्ट सॉल्यूशन है। ठीक, तो इसमें ये मान लीजिए आप मेटल ए, इसको मान लीजिए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि जो मेटल ए है वो कॉपर को यानी बी को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा फेरस सल्फेट और प्लस में कॉपर। यही ये रिएक्शन में बोला गया है कि जब भी हम मेटल ए को दूसरे मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस। इसमें आप देखेंगे कि जो रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देता है। अब आते हैं हम एक्टिविटी पे। एक्टिविटी में क्या आप देखेंगे कि जब हम इफ़ वी पुट एन आयरन नेल इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। पहले केस में हमें क्या करना था कि हमें आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालना था रिएक्शन कराने के लिए। तो आप क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है। जब हम उसमें आयरन की नेल डालते हैं तो जो उसका ब्लू कलर है, सोल्यूशन फिट्स ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होने लगता है। तो जो कलर का चेंज होना है वो ये बताता है। एक्टिविटी में हमसे पूछा भी गया था कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक, तो जो कलर का चेंज होना होता है वो भी केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो गया, ये केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। जब ये चीज़ें होती हैं तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक, तो जो रीज़न पूछा गया था एक्टिविटी में उसका आंसर आप ये बता सकते हैं कि चेंज इन कलर। तो आप देखिए कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ है। तो हमें उसका केमिकल रिएक्शन जो हुआ है उसको केमिकल इक्वेशन भी लिखना था। तो देखिए, कॉपर सल्फेट है, इसका सोल्यूशन हमने लिया, इसमें हमने आयरन की नेल डाली थी, तो इन दोनों में रिएक्शन होगा। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को उठा के देखेंगे कि तो आपको आयरन कॉपर से ऊपर मिलेगा, यानी आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो
आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ये इसके साथ जुड़ के एक नया कंपाउंड बनाएगा फेरस सल्फेट, और ये जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर। ठीक, अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। और दूसरे केस में आप देखिए कि इन सेकेंड केस नो रिएक्शन टेक प्लेस। सेकेंड केस में कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता है। क्यों, क्या रीज़न है इसका? सेकेंड केस में हमने लिया था फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर, तो आप देखेंगे कि कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये इसको रिप्लेस या फिर आप बोल सकते हैं डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। नया कंपाउंड नहीं बनेगा तो कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस केमिकल रिएक्शन को आप कंप्लीट करिए। तो इसको करने से पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को देख लेते हैं एक बार, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक, और ये जो रिएक्शन हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है यहाँ पे? जी, आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं पहले। आपकी बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज़ दी गई है उसमें थोड़े से ही मेटल्स के या फिर आप बोल सकते हैं थोड़े से ही एलिमेंट के रिएक्टिविटी आपको दिखाई गई है, और उसमें से जो भी एलिमेंट्स हैं वो कटायंस हैं। ठीक, यानी उनमें पॉजिटिव चार्ज है। अनायंस की वहाँ पे बात नहीं की गई है। इसीलिए जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करने जाते हैं तब हम उसका केमिकल इक्वेशन इसीलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि जब अनायंस यानी जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे ये क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, फ्लोराइन ये हैं, वो जब रिएक्ट करेंगे तो कौन सा वाला किसको रिप्लेस कर पाएगा। ठीक, तो आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए कटायंस में जैसे ये हैं कटायंस यानी मेटल्स। अब देखिए पोटेशियम सबसे ऊपर है, पोटेशियम और सोडियम, इसीलिए हमें एक्टिविटी 3.11 में इनको लेने को नहीं बोला गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नीचे है कैल्शियम, मैग्नीशियम। रिएक्टिविटी सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, घटती जाएगी। यानी जो सबसे टॉप पे है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे लिस्ट में प्रेजेंट है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ऐसे मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड। अब आप देखेंगे कि बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन है जो कि एक नॉन मेटल होता है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे इसलिए गिवन है क्योंकि ये एक तरह से बता रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं या फिर रिएक्ट ही नहीं करते हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और ये जो नीचे वाले हैं वो रिएक्ट नहीं करते। बहुत कम केसेस में आपको इनमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, जैसे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर, गोल्ड ये इतने ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं कि जब आप इनको अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं तो ये प्योर फॉर्म में ही होते हैं। ठीक, यानी ये कम रिएक्टिव होते हैं तो ये किसी भी मेटल या फिर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं कराते हैं, ये अपनी प्योर फॉर्म में मिलते हैं हमें, और इनको ऑब्टेन करने के बाद हमें ज़्यादा रिफाइनरीज की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये आप आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अनायंस की। अनायंस में हमें कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, जैसे फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमाइन और है आयोडीन। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ने के बाद अब आप आइए इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करिए। देखिए कॉपर सल्फेट प्लस में मैग्नीशियम, ये तो बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम है और यहाँ पे ये कॉपर है। ठीक, कितना डिफरेंस है इनमें देखने को आपको मिल रहा है। कॉपर सबसे नीचे है तो ये लेस रिएक्टिव होगा और मैग्नीशियम इसको आसानी से रिप्लेस कर पाएगा इसकी जगह से, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में कॉपर। इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए आप, सिल्वर नाइट्रेट प्लस में लीड। अब देखते हैं हम, सिल्वर तो सबसे नीचे है, लीड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो लीड भी इसको रिप्लेस कर पाएगा, तो बन जाएगा हमारा लीड नाइट्रेट PbNO3 2 प्लस में सिल्वर। यहाँ पे 2 कैसे आया? ये जो नाइट्रेट होता है इसके ऊपर माइनस साइन होता है और ये जो लीड होता है उसके ऊपर +2 होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देखिए
ये लीड हो गया, ये NO3 हो गया। इसके ऊपर माइनस साइन होता है और इसके पास +2 होता है। जब आप ऐसे इनको क्रॉस कराते हैं तो आप देखेंगे तो ये जो PbNO3 और इसका ये पूरा ट्वाइस बन जाएगा, ठीक, क्योंकि ये पूरे में मल्टीप्लाई है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा रिएक्शन यानी ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए आप कॉपर क्लोराइड प्लस में कैल्शियम, तो ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस में कॉपर। अगला है हमारा फेरिक ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि किसको हम फेरस पढ़ें, किसको हम फेरिक पढ़ें। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसमें Fe है और ये ऑक्सीजन है, ठीक। इसमें आप देखेंगे जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी होती है -2 और ये आयरन की 2 भी होती है और 3 भी होती है, ठीक। तो कैसे यहाँ पे हमें पता चला कि जो आयरन है वो फेरिक है यानी उसकी वैलेंसी 3 है, क्योंकि जो ये इसके पास जो एटम हमें देखने को मिल रहा है यानी यहाँ पे जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे होगा, तभी इसका जब हम कराते हैं तो ये हो जाता है Fe, ये 2 इधर आ जाता है और ये हो जाता है O3। इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो आयरन की वैलेंसी है वो 3 है, इसी की वजह से ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, ठीक। प्लस में एल्यूमिनियम, इसको जब हम करेंगे तो आएगा हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है और इसकी होती है 2 तो यहाँ पे हमने 2 लिखा है और प्लस में हमारे पास ये आयरन अलग हो जाएगा। अब आप ये वाला रिएक्शन देखिए, इसमें हमें अनायंस की रिएक्टिविटी काम आएगी, ठीक। तो आप देखिए सोडियम ब्रोमाइड है और प्लस में क्लोरीन है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा किसको रिप्लेस करेगा, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लोरीन ऊपर है और ये जो ब्रोमाइन है वो नीचे है, ठीक। यानी क्लोरीन वाला ब्रोमाइन को रिप्लेस कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये क्लोरीन वाला ब्रोमाइन को रिप्लेस करेगा यानी ये इसको रिप्लेस करेगा तो हमारे पास क्या आएगा NaCl, ठीक, और प्लस में ये हो जाएगा ब्रोमाइन अलग हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन भी अक्सर पूछ लिया जाता है जिसमें हमें अनायंस की रिएक्टिविटी काम आती है, ठीक। अगर आप यही रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तो आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे आप फंस भी सकते हैं अगर आपको अनायंस की रिएक्टिविटी नहीं पता हो, ओके। तो इस एक्टिविटी की कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो तो आपने देख लिया कि आपको ये रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर कुछ बेसिक चीज़ें जैसे आपसे पूछी जा सकती है कि जब हम आयरन और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराते हैं आपस में तो जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो पहले क्या होता है और रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर एग्ज़ाम में, ठीक। या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ से रिलेटेड कुछ पूछा जाए आपसे कि जब हम आयरन सल्फेट और कॉपर को रिएक्ट कराते हैं तो क्या कोई रिएक्शन होगा, तो नहीं होता है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर उसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप इस एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ भी याद कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ओके। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।